आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, दैट इज द नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। काफ़ी दिनों से हम इसके बारे में सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। इनफैक्ट काफ़ी जो लोग हैं दिल्ली एनसीआर के रीजन में जो रहते थे उनको पता भी होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग आदित्य यार, गुड मॉर्निंग, देख लिया मैंने, रुक जा बस, थम जा। तो हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन की बात करो तो ऐसे व्हीकल, ठीक है, ओल्ड व्हीकल जिनको यार 15-10 साल हो गए हैं, डीजल के व्हीकल जिनको 10 साल हो गए और पेट्रोल के व्हीकल जिनको 15 साल हो गए, दिल्ली के अंदर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो एनजीटी की जो जजमेंट थी उसके बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी से, एनसीटी से इनको क्या कर दिया, फेज आउट कर दिया। 10 साल से पुराना डीजल व्हीकल है तो आप दिल्ली में नहीं चला सकते, 15 साल से पुराना पेट्रोल व्हीकल है तो आप दिल्ली में नहीं चला सकते। दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर रीजन, नियर कैपिटल रीजन की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, अब वो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, पुराने व्हीकल्स हैं, ये जाएंगे कहाँ पे? ठीक है, लोग ने किसी आदमी ने भाई गाड़ी खरीदी, कोई भी आदमी है, सब मैं बात करूँगा नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है, अमीर आदमियों की बात नहीं करेंगे। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी ने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, अपना पैसा पूंजी पाई जोड़ के उसने गाड़ी खरीदी है, तो यार उस गाड़ी के साथ उसके इमोशन जुड़े होते हैं। ठीक है, वो गाड़ी को कभी भी, वो गाड़ी जब तक चलेगी ना वो तब तक उसको चलाएगा। ठीक है, ये बात है। वो 20 साल चले, 30 साल चले, ठीक है, 40 साल चले, वो उसकी टेंडेंसी रहेगी उसको क्या करे दोस्तों, यूज़ करे। बिकॉज जिस पहली बात क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और दूसरी बात उसके साथ में इमोशनल वैल्यू जुड़ी हुई है। और तीसरा जो है, अगर वो गाड़ी छोड़ भी दे उसको चलाना तो वो गाड़ी जाएगी कहाँ पे? ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो स्क्रैपेज पॉलिसी इंडिया के अंदर में नहीं थी। ठीक है, इंडिया के अंदर में प्रॉपर स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं है। यूजुअली क्या होता है भाई, आप गाड़ी जिस कंपनी के आपने खरीदी है उस पर आप लेके जाओ, ठीक है, गाड़ी वहाँ जाएगी, वो आपका कुछ वैल्यू लगा के गाड़ी को परचेज कर लेंगे, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी बहुत ही पुरानी हो जाती है तो वो भी नहीं लेते। ठीक है, जितने गाड़ी पुरानी होती है उतनी वैल्यू वो भी क्या करते हैं दोस्तों, कम लगाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों भारत में इसमें के लिए एक नया इनिशिएटिव जो है, भारत में एक नया कदम जो है उठाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने, मैं बात करूं आपका, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर भारत के लिए जो नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल आपकी जो आपकी ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है उसको अनाउंस कर दिया है। मतलब अब देश के अंदर में जो व्हीकल, ओल्ड व्हीकल्स होंगे, जैसे कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से पुराने हैं, साथ साथ जो प्राइवेट व्हीकल जो 20 साल से पुराने हैं, विच आर नॉट फिट, ठीक है, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको पुर्जे उनके निकाल लिए जाएंगे। ठीक है, उनका जो भी ढांचा वांचा, अस्थि पंजर जो है सब खिंडा दिए जाएंगे पूरे। तो उसके लिए भारत के अंदर एक नेशनल पॉलिसी जो है उसको लॉन्च कर दिया है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? ठीक है, ये गाड़ियां जो होती हैं आप इस प्रकार से देखते हो ना, पाइल अप होती है, खड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा इनका, मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा कूड़ा बनता रहेगा ना, ये भी एक किस्म का क्या है, वेस्ट है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए तो भारत सरकार ने दोस्तों एक प्रॉपर पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द जीएस पेपर 2 and 3, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। दो चीज़ों से रिलेटेड है, भारत सरकार की पॉलिसी से, एंड आपका मैं बात करूं आपका तो एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज ये आपका इसके रोड, पुराने गाड़ियों के रोड पे हट जाने से ना बहुत सारी फायदे हो जाएंगे, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, हेल्थ बेनिफिट आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। सो बेसिकली मैं कहूँगा जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है आपका मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियस बात है, इंपॉर्टेंट है ही। तो मोदी साहब ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी गुजरात से लॉन्च की है। ठीक है, सारी पॉलिसी गुजरात से ही लॉन्च कर रहे हैं आजकल, तो गुजरात से इन्होंने पॉलिसी लॉन्च की है। And he said that the launch of the vehicle scrappage policy is a significant milestone in the India's developmental journey। ये बात उन्होंने बोली है, मोदी जी ने कहा है कि ये जो वाहन कबाड़ नीति जो है ना, इसके शुभारंभ में भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा है। ठीक है, ये एक पॉलिसी नहीं है बल्कि इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर में ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। ठीक है, एक मील का पत्थर है और आगे इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएगा, आगे इंडिया को बहुत आगे लेके जाएगा। इंडिया इससे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, हम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिकली। ठीक है,
हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, एनवायरमेंटली हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये बात यहाँ पे बोली है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सिंपल मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 को लॉन्च कर दिया है दोस्तों, फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, गुजरात से इनको इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी? सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटा मोटा बताओ सर। देखो सर, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है भाई। पहली बात तो जो पुरानी गाड़ियां हैं रोड से बाहर करनी है हमें। ठीक है, ये पुरानी गाड़ियां जो है, क्योंकि इनसे फैल रहा है पॉल्यूशन, इनसे फैलता है प्रदूषण, तो इन पुरानी गाड़ियों को पहली बात तो हमें फेज आउट करना है। अब गाड़ी पुरानी है तो धुआं धप्पड़ ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है, और धुआं ज़्यादा निकलता है तो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं इनसे। तेल ज़्यादा खाती हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पे आधारित नहीं है तो तेल ज़्यादा खाती हैं। तेल ज़्यादा खाती हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल तो बाहर से इंपोर्ट होता है ना सारा, तो उससे क्या होता है? एवरेज कम देती है, बीएस नॉर्म्स को मानती नहीं है। ठीक है, बीएस नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं है, नई गाड़ियाँ इकोनॉमिक है। ठीक है, जो BS 6 स्टैंडर्ड से आई हैं वो इकोनॉमिक गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर में एवरेज भी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, एमिशन स्टैंडर्ड भी थोड़े से क्या है दोस्तों? स्ट्रिक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पुरानी जो गाड़ी होगी ऑब्वियस बात है उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब गाड़ी पुरानी है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। गाड़ी अगर पुरानी है तो उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी कम होंगे। ठीक है, पुरानी गाड़ियों में इतने सेफ्टी फीचर्स नहीं आते थे जितने आज की गाड़ियों में आते हैं, इसीलिए रोड एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या है? ज़्यादा। तो कलेक्टिवली हम ये सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए इस पॉलिसी को लेके आए हैं। ठीक है, सो दोस्तों द एम ऑफ द पॉलिसी इज टू रिमूव ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल। भाई पुराने और अनफिट व्हीकल जो अब रोड पे चलने के लायक है ही नहीं, हम उनको बस हटाना चाहते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। हम चाहते हैं कि हट जाए, तो इससे हमारे यहाँ पर रोड और जो व्हीकल सेफ्टी है ना वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारी जो परिवहन या जो आपकी सेफ्टी है, ठीक है, सड़क और वाहनों की सुरक्षा जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? ये बात हम चाहते हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, आप सोचो पुरानी गाड़ियां जाएंगी, पुरानी गाड़ियों को कबाड़े में तोड़ दिया जाएगा तो नई गाड़ियों के लिए डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, पुरानी गाड़ियां आपने तोड़ दी तो नई गाड़ियों के लिए डिमांड जनरेट होगी, लोग नई गाड़ियां खरीदने जाएंगे, तो इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट होगी, है ना? ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक पुश मिलेगा, है ना? ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भाई गाड़ियों की डिमांड आएगी तो गाड़ियां ज़्यादा बनेंगी, गाड़ियां ज़्यादा बनेंगी तो लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा आपका दोस्तों? ज़्यादा जनरेट होगा, तो वो कलेक्टिव इंपैक्ट आएगा। साथ साथ गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी, गाड़ियां ज़्यादा बिकेगी तो सरकार को जीएसटी में टैक्स ज़्यादा मिलेगा, तो कलेक्टिवली इकोनॉमी को क्या करेगा ये दोस्तों? बूस्ट करेगा। तो पुरानी गाड़ियां जो है अगर हम उनको कबाड़े में तोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, क्योंकि नई गाड़ियों की डिमांड जनरेट होगी और इस डिमांड के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और सरकार को बहुत सारा टैक्स के रूप में भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है ना, इट विल गिव अ फिलिप टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना उसको थोड़ा बढ़ावा देगा। कोरोना के पहले भी अगर मैं बात करूं, कोरोना तो ठीक है, कोरोना ने तो हर सेक्टर की मतलब तो हर सेक्टर पे मार डाली है, हर सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा कोरोना का जो प्रभाव है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव में देखने को मिला है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा था जो भारत में कोरोना से पहले ही करा रहा था। ठीक है, मेरे को अच्छे तरीके से याद से कोरोना का याद है 2019 के आसपास, लास्ट के अंदर मैं बात करूंगा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 2019 विजिबल साइन देखने को मिल गए थे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर में। ठीक है, डिमांड बहुत कम हो रही थी और जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी, ठीक है, वो फायरिंग कर रहे थे, मास रिट्रेंचमेंट हो रहा था, ऑटोमोबाइल कंपनियां शट डाउन थी, बहुत सारे प्लांट बंद थे। मुझे याद है गुड़गांव का और इधर का जो प्लांट था, होंडा का प्लांट जो था वो बंद था। ठीक है, मारुति का प्लांट जो था वो बंद हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी उस समय देखने को मिली। तो कोरोना से पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसके अंदर में एक मंदी आ रखी है। तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी होगी, इससे नई गाड़ियों के लिए डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी को ये फर्दर क्या करेगा दोस्तों? बूस्ट करेगा, एक फर्दर पुश देगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को। और जरूरी भी है क्योंकि ये सेक्टर जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक से पहले से ही ना करा रहा है। ठीक है, इससे पहले ही इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उम्मीद है कि इसको एक नया जीवन दान मिलेगा। मोदी साहब की माने, प्राइम मिनिस्टर की माने, तो इट विल हेल्प इन डेवलपिंग अ सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल लीनियर इकोनॉमी में ही होता है, आपने किसी चीज को यूज किया, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो रीयूज भी हो सकता है तो कर लिया, उसके बाद में आपने उसको वेस्ट में जनरेट कर दिया। ठीक है, वेस्ट हो गया, ये खत्म। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है? ठीक है, आपने यूज किया, ठीक है, उसके बाद रीयूज किया, उसके बाद रिसाइकिल किया उसको, और फर्दर फिर से उससे नया प्रोडक्ट बना के यूज किया, मतलब ऐसे चलता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्टेज क्या होती है दोस्तों? कम है।
तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को आप कबाड़ में ले जाके तोड़ दोगे, उसे स्टील निकाल लोगे, ठीक है, वो स्टील है ना उसमें बहुत सारा, या जो भी उसमें मेटल है वो आप 100% रिकवर कर सकते हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके आप फिर नई गाड़ियां बनाओगे। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको आप निकाल सकते हो, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके आप नए कंपोनेंट बना सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों, इससे एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, वेस्टेज कम से कम होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये मोटे मोटे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, व्हीकुलर और रोड सेफ्टी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा, एक फिलिप मिलेगा, ठीक है। दूसरा तीसरी अगर मैं बात करूं तो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड द सर्कुलर इकोनॉमी। ये बात हमने यहाँ पे बात की। व्हाट आर द डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट? इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, ऐसा सरकार बता रही है, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, कुछ आपके एनवायरमेंटल बेनिफिट होंगे, और कुछ पर्सनल लेवल पे भाई जिसकी गाड़ी जा रही है खराब, मतलब सरकार उसको कबाड़े में लेके जा रही है, उसको क्या फायदे होंगे। 3 स्तर पर मैंने इसके फायदों को डिवाइड किया है। पहले लेवल पे देखो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट तो देखो सबसे मोटी बात क्या है, इन द लॉन्ग रन पॉलिसीज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फ्यूल एफिशिएंसी। भाई नई गाड़ी आएगी, पुरानी गाड़ी तुड़वा दी आपने, पुरानी गाड़ी में पुरानी तकनीक थी, तेल ज़्यादा खाती थी, पुराने टाइम पे तेल भी सस्ता होता था, आज तेल भी महंगा हो गया, तो पुरानी गाड़ी ज़्यादा तेल खाती थी। अब नई गाड़ी आएगी, नई तकनीक पे काम करेगी, नई एवरेज देगी, ज़्यादा एवरेज देगी। तो पहला कह रहा है इससे फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी व्हीकल के अंदर में, ठीक है, समझ में आ रही बात। उसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने गाड़ी से ही ना आपने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है। भाई अब नया मेटल थोड़ी ना, आपके पास मेटल ऑलरेडी पुरानी गाड़ी को जब आपने स्क्रैप किया था उससे मेटल मिल गया आपको, आप उसी मेटल को इस्तेमाल करोगे, तो रॉ मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोटिव्स का सस्ता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो उसके सस्ते मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री को भी एक नया फिलिप मिलेगा, नई डिमांड है तो स्टील इंडस्ट्री भी आगे जाएगी। एंड इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरकार को भी जीएसटी ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो? देखो कलेक्टिव फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल घट रहा है कॉस्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टील इंडस्ट्री, मतलब कहने का मतलब कह रहा है ये भी कहना चाहता है कि लॉन्ग रन में गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ठीक है उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। द स्कीम ऑल्सो सीक्स टू फॉर्मलाइज द करंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है, आज भी देश के अंदर में हम व्हीकल को स्क्रैप करते हैं, व्हीकल को न कबाड़ की आज भी पॉलिसी है हमारे पास। यह योजना वर्तमान में जो अनौपचारिक वाहन स्क्रैपिंग उद्योग जो है अभी हमारे पास अनौपचारिक है, वो मतलब गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती है, ठीक है, अनौपचारिक है। और अनौपचारिक में एफिशिएंसी नहीं आती, मतलब अगर आप इनऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप स्क्रैप कर रहे हो गाड़ी को तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आती, सरकार उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी चाहती है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है दोस्तों, सरकार कह रही है ठीक है हम ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास जो एक इंडस्ट्री है हम इसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है, ये बात कह रही है। द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। भाई इससे ना सरकार का जो कर संग्रहण है वो बढ़ जाएगा। एस्टिमेट लगाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, जो कर संग्रहण है आपका वो 10,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा। सरकार को इतना ज्यादा टैक्स जो है इस पे एक्स्ट्रा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आएगी इसके अंदर। द पॉलिसी हैज बेनिफिट फॉर द स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग फ्रेश डिमांड फॉर द स्टील इट विल ऑल्सो रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ द स्टील। देखो फ्रेश डिमांड तो जनरेट होगी ऑब्वियस बात है, लेकिन जो आपने पुरानी गाड़ी को डिसमेंटल किया उससे भी तो मेटल आएगा, तो आपको नया स्टील बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी देश के अंदर ही रॉ मटेरियल, उसी को आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये वहां पर भी हमें फायदा देगा। तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर में भी डिमांड जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और बाहर से जो हम स्टील इंपोर्ट करते हैं उसमें भी रिडक्शन आएगा। द स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल कैन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल। अब सीधी सी बात है, नई गाड़ी आएगी बढ़िया मस्त चकाचक चलेगी वो, ठीक है, तो एवरेज भी अच्छी देगी, तो इससे आपका जो ऑयल कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अगर गाड़ियां नहीं हो जाती, पुरानी गाड़ियां हट जाती हैं, तो देश के अंदर में आप लगभग 3.2 बिलियन लीटर पर ईयर इतना तेल बचा सकते हो। 3.2 बिलियन लीटर तेल जो है आप बचा सकते हो, जिसकी आयात की कीमत है करीब 7,000 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा हमारा बच जाएगा, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों,
ठीक है, किसके द्वारा हम बात कर रहे हैं, इस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पीएम की माने तो हमारा जो एशिया का जो सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग सेंटर है ना, उसको हम दुनिया का सबसे बड़ा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब बना सकते हैं। मतलब इंडिया में सिर्फ इंडिया की गाड़ी को नहीं, हम बाहर से भी गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे, कबाड़ जो गाड़ियां हैं उनको हम इंडिया में रिसाइकिल कर सकते हैं, तो हम एक रिसाइकलिंग हब बन सकते हैं, ऐसा मोदी साहब का सपना है। तो उन्होंने बताया कि गुजरात के अंदर में एक पोर्ट है, गुजरात के अंदर में एक जगह है, गुजरात के अंदर में एशियाज लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग एंड स्क्रैपिंग यार्ड, जिसको हम बोलते हैं अलंग, in Gujarat could become a hub to the Southeast Asia for the old vehicle scrapping। तो ये अलंग जो है, ठीक है, अलंग दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया का अगर मैं बात करूं तो ये एक सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग और डिसमेंटलिंग सेंटर है। तो इसी अलंग को आप क्या बना सकते हो दोस्तों, इसी अलंग को आप पलंग बना सकते हो, मजाक कर रहा हूं, इसी अलंग को आप क्या कर सकते हो, इसी अलंग को आप साउथ ईस्ट एशिया के लिए, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए दोस्तों आप एक व्हीकल रिसाइकलिंग हब जो है वो भी बना सकते हो। तो ये पोटेंशियल है और मोदी जी ने पोटेंशियल हमें दिखाया है कि देखो भारत में इतना पोटेंशियल है, इस जगह में इतना पोटेंशियल है। सर एनवायरमेंट इंपैक्ट बताओ क्या होंगे, ये तो हमने पढ़ लिए, देख लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत देख लिए, ये बताओ सर एनवायरनमेंट के बेनिफिट क्या होंगे। देखो एनवायरनमेंट के बेनिफिट ये होंगे दोस्तों, ये जो पुरानी गाड़ियां है ना हमारी, तो आपको पता है दोस्तों ये जो हमारे उत्सर्जन मानदंड है ना, भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स जो है, ये इसको मानते नहीं है, उसको फॉलो करते नहीं, क्योंकि गाड़ियां पुरानी है और ये जो भारत स्टेज 6 है ये अभी आया, लेटेस्ट आया नया, तो ये गाड़ी पुरानी है, तो वर्तमान की एमिशन नॉर्म्स को ये मानती नहीं है। इसका मतलब इनसे अभी प्रदूषण ज़्यादा निकल रहा होगा, ठीक है। तो पहली बात क्या है दोस्तों, इनसे प्रदूषण ज़्यादा निकल रहा है, तो जब आप इनको रोड से हटा दोगे तो ऑब्वियस बात है आपका जो हवा में प्रदूषण है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब जब आपने पुरानी गाड़ी हटा दी, अब आप नई गाड़ी बनाओगे तो नई नई तकनीक बनाओगे, आप नई नई टेक्नोलॉजी बनाओगे, ये टेक्नोलॉजी आपकी क्या होगी, फ्यूल एफिशिएंट होगी, इससे आप कम तेल में आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। आप नई तकनीकों पे गाड़ी बनाओगे, हाइब्रिड गाड़ी बन रही है, ठीक है। देखो गाड़ी सबसे ज़्यादा तेल कहाँ खाती है भाई, ट्रैफिक जैम के अंदर, जब वो धीरे धीरे चलती है, इसलिए आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ आने लगी हैं। हाइब्रिड गाड़ी में क्या है भाई, जब तुम रोड पे चल रहे हो, जब हाई स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, तो उस समय पे गाड़ी चलेगी पेट्रोल या डीजल पे, लेकिन जब आप सिटी में चलते हो, जब धीरे धीरे गाड़ी चलती है, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक किस पे आ जाएगी, बैटरी पे आ जाएगी। और बैटरी चार्ज कब होगी, जब गाड़ी चलेगी, तो अल्टरनेटर चलेगा, तो गाड़ी, इनको बोलते हैं हम हाइब्रिड गाड़ियाँ। तो ये है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मॉडल आ रहा है, आपको पता है दोस्तों, चार्जिंग वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं, हम बार बार इनकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इनसे नई नई तकनीक, पुरानी गाड़ियाँ हटाओगे तभी नई तकनीक आएगी, ठीक है। सो इससे नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी दोस्तों, देश के अंदर में ग्रीन और जो क्लीन फ्यूल है उस टेक्नोलॉजी को प्रमोशन मिलेगा। इट विल टेक द कंट्री टुवर्ड्स द क्लीन, कंजेशन फ्री एंड द कन्वीनियंट मोबिलिटी। हमारे देश के अंदर में अगर हम बात करें, कंजेशन कम हो जाएगा, ठीक है, पुरानी गाड़ियां हट जाएंगी रोड से, कंजेशन कम हो जाएगा और एक क्लीन और कन्वीनियंट मोबिलिटी की ओर हम बढ़ेंगे। कल भी मैंने बात किया था, ठीक है, कल भी मैंने मोबिलिटी के ऊपर बात की थी, अगर आपको पता हो तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ये उसको फर्दर क्या करेगा दोस्तों, सपोर्ट करेगा, रोड सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस बात है यार, ये जो ओल्ड व्हीकल है ना, इनमें ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसमें पुरानी तकनीक जो होती है ना, इसके अंदर में इतने रोड सेफ्टी फीचर नहीं है। तो जब हम पुरानी तकनीक वाले इन व्हीकल्स को यूज करेंगे तो चांसेस हैं कि हम जो रोड एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। सेफ्टी फीचर्स इनमें क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। इसीलिए इन व्हीकल को जब हम स्क्रैप कर देंगे दोस्तों, तो हमारी जो रोड सेफ्टी है वो बढ़ जाएगी। सड़क दुर्घटना का खतरा जो है दोस्तों वो बहुत अधिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इन गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर उतने नहीं है और इसकी वजह से सड़क दुर्घटना का खतरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ये गाड़ियाँ बहुत प्रदूषण करती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है, हानिकारक है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट कॉमन मैन विल गेट। सर मेरी गाड़ी थी, अब मेरी गाड़ी 20 साल पुरानी थी, मान के चलते हैं, अब वो पुरानी 20 साल गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी थी, अब मैंने स्क्रैप करा दी, अब मेरे को क्या मिलेगा भाई, ठीक है, स्क्रैपिंग के बाद वो तो मैंने कबाड़ में दे दी, तो क्या मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ ना मिलेगा भाई, ठीक है। मुझे सरकार क्या दे रही है, सरकार मुझे एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। सर्टिफिकेट तो सर मैं राष्ट्रीय गान गा के भी ले लूंगा सर्टिफिकेट मिलेगी आपको, हाँ जी। इस सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा, लिखा मिलेगा कि आपने अपना एक पुराना व्हीकल तोड़वाया है भाई। Whoever has this certificate will not have to pay the any money for registration of the purchase of नया व्हीकल। आप जब आप नया गाड़ी खरीदोगे तो उसके ऊपर जो आरसी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो आपको नहीं देने। जब आप नई गाड़ी खरीदोगे तो उस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको नहीं देने,
सरकार आपको टैक्स में, रोड टैक्स में भी थोड़ी बहुत छूट देगी। सरकार कह रहा है कि यू विल ऑल्सो गेट सम एक्सटेंशंस इन द रोड टैक्स में भी आपको छूट मिलेगी। मतलब सरकार कह रही है ठीक है हम आपको 50-60 हज़ार रुपये की छूट दे देंगे, ठीक है, इतनी होगी, 50 to 60,000 की छूट होगी बस, मैक्सिमम ये इतनी होगी, मतलब ठीक है, सरकार ही कह रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस द पीपल हु सेव देयर मनी, इसके अलावा मोदी जी कह रहे हैं कि आपका पैसा बचेगा। सर मैंने पूछा कैसे पैसा बचेगा, कहता देखो पुरानी गाड़ी रखते हो तुम, मैं कहा जी, पुरानी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने में खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है, वो जल्दी ख़राब होती है, उसके कंपोनेंट बदलवाने पड़ते हैं। मैं कहा जी ये बात तो सही है। कहता तुम उसको बेच दो, ठीक है, बेच दोगे तो तुम्हारा खर्चा बचेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगा। तो ये कह रहा है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगा, फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगी, तो आपको कम तेल भरवाना पड़ेगा, कम तेल में आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। तो ये सारी बातें जो है मोदी जी ने बताई हैं कि किस प्रकार से आपको इनसे क्या होगा दोस्तों, फ़ायदा होगा। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बताया है ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है मेरी बात? किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। समझ में आ गया? एक बार मुझे लिखेंगे ओके की रिपोर्ट है। साथ ही साथ बच्चों एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, जिन बच्चों ने लाइक कर दिया थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने नहीं किया एक बार रिक्वेस्ट है उनसे गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट आपको पता है अपना 1.2K का टारगेट रहता है अपना, ठीक है, लाइक्स का। पॉलिसी फीचर, अच्छा इसमें होगा क्या? सर कुछ नहीं होगा। जो प्राइवेट व्हीकल है 20 साल से पुराने प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 15 साल कमर्शियल व्हीकल हैं, जो 15 साल से चल रहे हैं, बसें हैं, कमर्शियल व्हीकल है 15 साल से चल रही हैं रोड के ऊपर, उनको स्क्रैप किया जाएगा। पहले बारी होगी कमर्शियल व्हीकल की, उसके बाद में आपकी बारी होगी प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा। पहले स्टार्ट हम करेंगे, स्टार्टर जो है, शादी में जाते हैं तो स्टार्टर दिए जाते हैं ना पहले, कई कई जगहों पे स्टार्टर इतने दे दिए जाते हैं मेन कोर्स खाया नहीं जाता। नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता? कई कई जगहों पे चालू होते हैं ना स्टार्टर के अंदर में, क्या मतलब पकोड़े खिला दिए, होता नहीं, बारात आ गई पकोड़े खिला दिए पहले। अब कई कई भूखे मर रहते हैं बेचारे, होता है ऐसे गाँव में स्पेशली होता है, उनको पता है शाम को आज बारात में जाना है तो वो दिन से रोटी नहीं खाते हैं, ठीक है, कि यहाँ ही खा लूँगा तो फिर बारात में क्या खाऊँगा, तो दिन से खाना नहीं खाते। तो जैसे ही उनको पकोड़े मिलते हैं ना वो टूट के पड़ते हैं उस पर, ठीक है। पकोड़ों के बाद में रोटी मिलेगी ना आपको, पहले पकोड़े खिलाए जाते हैं। अब जब तक रोटी खाने का टाइम आता है वो पकोड़े जो होते हैं आपका पेट भर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं जो लपेट देते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि पहले स्टार्टर के रूप में हम किसको लेंगे? कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल पुराने हैं, उसके बाद नंबर आएगा किसका दोस्तों? जो प्राइवेट व्हीकल 20 साल से पुराने हैं। ओल्ड व्हीकल्स विल हैव टू पास अ फिटनेस टेस्ट बिफोर री रजिस्ट्रेशन। अब कोई पुराना व्हीकल है भाई 20 साल का है तो मतलब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा उसको। मेरी गाड़ी है मान लो 20 साल पुरानी होगी तो मुझे वो अब स्क्रैप ही करानी पड़ेगी। लेकिन मान के चलो मेरी पर्सनल व्हीकल है और 12-13 साल पुराना है, मैं उसको री रजिस्ट्रेशन उसका कराना चाहता हूँ, मैं उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। तो जब मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना चाहूँगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? द ओल्ड व्हीकल विल बी टेस्टेड एट द ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। मुझे उस गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, मुझे उसको री रजिस्टर कराना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन जब होगा तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दोबारा तभी होगा जब गाड़ी फिटनेस टेस्ट को पास करेगी। ये जो फिटनेस टेस्ट हैं दोस्तों, इनके अंदर ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर होते हैं जहां गाड़ी को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि गाड़ी अभी चलने के लायक है भी या नहीं है, ठीक है, चल सकती है कि नहीं, क्योंकि चलेगी तो पुरानी गाड़ी है तो क्या प्रदूषण ज़्यादा तो नहीं निकालेगी। तो इसके लिए फिटनेस सेंटर होते हैं। तो सरकार ऐसे बहुत सारे फिटनेस सेंटर भी स्थापित करने वाली है और सरकार ये भी कह रही है कि इन फिटनेस सेंटर को जब हम स्थापित करेंगे ना तो इनसे भी बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आप देखो ना, प्रदूषण नियंत्रण वाले वो प्रदूषण पॉल्यूशन की सर्टिफिकेट देने वाले वो नहीं डब्बे पेट्रोल पंप के साइड में लगा, जितने पेट्रोल पंप है उसके बराबर में आपको एक पॉल्यूशन चेक करने वाला मिलेगा ही मिलेगा। हाईवे पे कितने सारे पॉल्यूशन चेक करने वाले आपको मिल ही जाते हैं। तो ये फायदा है दोस्तों इसका। कह रहे सरकार कह रही है कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? जनरेट होगी, क्योंकि पॉल्यूशन सेंटर जो होंगे इसके अंदर में लोग जो बैठेंगे, ठीक है, उनसे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब सर जी ये ठीक है, हमने बात पढ़ लिया, अब रिलेटेड सर्च का बताओ कुछ मामला, ठीक है, इससे संबंधित कौन से टॉपिक हम पढ़ें? देखो यार, इनसे संबंधित वही टॉपिक हैं आपके आसपास जो आते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन, जो सरकार के जो अदर इनिशिएटिव्स हैं टू कर्ब द पॉल्यूशन। ये सरकार क्यों कर रही है? सरकार कर रही है पॉल्यूशन को हटाने के लिए ना। सरकार का मोटा मोटा एजेंडा क्या है? सरकार कह रही है कि पुराने व्हीकल जो है ना ये पॉल्यूट करते हैं, ठीक है, प्रदूषण फैलाते हैं। चलो ठीक है, आपने मान लिया प्रदूषण इससे हटा दोगे, गाड़ियों को हटा के आप प्रदूषण कम कर दोगे, पर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट आर द अदर
ठीक है, इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट टू कर्ब द पॉल्यूशन, ठीक है, हटाने के लिए, इस प्रदूषण को हटाने के लिए सरकार क्या क्या और कदम उठाए हैं वो बताइए मुझे। अदर इनिशिएटिव टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी, साथ साथ में ये भी कहा है सरकार ने कि इससे हम रोड सेफ्टी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि इससे एक्सीडेंट वगैरह कम हो जाएंगे, पुरानी गाड़ी सेफ्टी फीचर कम होते हैं। तो आप ये बताओ, ठीक है, गाड़ी हटा के आप रोड सेफ्टी बढ़ाओगे, इसके अलावा और क्या किया आपने रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए? ध्यान से बैठ के सोचना इस बारे में, सरकार ने क्या किया है आपका प्रदूषण को कम करने के लिए, दूसरा सरकार ने क्या किया है आपका दोस्तों रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ये दो बातें आपको ध्यान से समझनी है, इन दोनों बातों के ऊपर में आपको रिसर्च करनी है, इन दोनों बातों का जवाब आपको ढूंढना है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों बातें आप कर लोगे, रिलेटेड सर्च में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख दो ओके की रिपोर्ट है, हो जाएगा। तो ये हमारे शास्त्री जी जो है उनके लिए। साथ ही साथ मैं बात करता हूं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, प्रीलिम्स के लिए सर क्या पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहले तो आपसे इस पॉलिसी के बारे में ही पूछा जा सकता है कि ये जो हमारी नेशनल ऑटोमोटिव स्क्रैपेज जो पॉलिसी है, ये क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है, इसके पॉलिसी के अंदर में इसके क्या इनिशिएटिव्स हैं, मतलब क्या प्रावधान है इसके अंदर। जो मैंने बताया भाई 15 साल से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल और 20 साल से ज़्यादा अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो स्क्रैप करना होगा, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पूछी जा सकती है। उसके बाद सर व्हाट आर द डिफरेंट रोल एंड चैलेंजेस टू द पॉलिसी। ये पॉलिसी ऐसे नहीं है कि अपने आप में इंप्लीमेंट हो जाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इसके अंदर में। जैसे सबसे बड़ा तो चैलेंजेस यही है कि आप स्क्रैपिंग पॉलिसी तो ले आए, लेकिन इंडिया में अभी भी स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लोगों को इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप छोटा सा रोड टैक्स में छूट दे रहे हो, ठीक है, और आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन चार्ज आपके माफ हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे भी लोग जो होते हैं ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं होंगे। आप अपनी पुरानी गाड़ी तुड़वा रहे हो और बदले में सरकार कह रही थोड़ी छूट ले लो आप, तो वो भी मतलब नहीं है। जब आपकी गाड़ी चल रही थी आप दोगे ही नहीं उसको, हमें नहीं चाहिए छूट, तो ऐसे में लोगों को भी कन्विंस करना, तो सरकार को और इंसेंटिव्स इसके लिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो देयर आर द वेरियस रोल एंड चैलेंजेस ऑफ द पॉलिसी। इस पॉलिसी के क्या अलग अलग रोल हैं, ठीक है, और क्या चैलेंजेस है। रोल तो आपको पता ही है क्या है, किससे क्या क्या होगा, रोल मतलब बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है। सरकार भी अपना सोच रही है, सरकार को भी रोकड़ा मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, बहुत सारा है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फेम स्कीम एंड इट्स डिफरेंट फेसेस, मैंने आपको बताया फेम 1 फेम 2 और उसके भी डिफरेंट फेज होते हैं आपको। तो फेम 1 और फेम 2 ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुकी है इससे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन क्या है और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, ये 3 टॉपिक जो थे कल भी मैंने आपको बताए थे, जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कल पढ़ाया था, ईवी पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताए थे। सो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, और प्रीलिम्स के हिसाब से इन टॉपिक्स पर आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए ओके की रिपोर्ट है सर, ठीक है, और अगर नहीं होगा तो बता दो भाई, नहीं होगा तो उसका भी कुछ इलाज मानते हैं फिर, ठीक है। जल्दी बताइए सारे के सारे बच्चे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हिंदी में हमारे शास्त्री जी के लिए। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, मेंस का मुद्दा देख लेते हैं, ठीक है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मेन स्पेसिफिक बढ़िया सवाल बनाया मैंने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया मेंस के लिए। बैठ के अगर लिखोगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। क्या सवाल है दोस्तों? सवाल है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी। हाल ही में सरकार ने, भारत सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। Why do you think that India really need a scrappage policy and what could be the possible benefit of the policy? Explain. अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें इस पॉलिसी की जरूरत क्यों थी? Why? एंड इसके क्या पॉसिबल आउटकम होंगे? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको आप लिखोगे मजा आ जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी अगर आप करोगे तो। करना कैसे है सर इसके अंदर में, लिखोगे कैसे? सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, थोड़ा इसको करके देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं क्या है। कह रहा कि रिसेंटली भारत सरकार ने अभी हाल ही में आपकी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है, ठीक है, टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी, जिससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। Why do you think that the India really need a scrappage policies and what could be possible benefits of the policy? Explain.
मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ ना, ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कैसे लिखना है। ट्राई टू राइट एन आंसर। हो सकता है कि शाम में हम इसके ऊपर एक क्लास लगा लें, ठीक है, और वहाँ पे आप मुझे अपने आंसर दे सकते हो, ठीक है, जो प्लस क्लास है हमारी, सॉरी स्पेशल क्लास में लगाऊंगा, उसके अंदर आप अपने आंसर को भेज भी सकते हो मुझे। सो मैं उसको चेक भी कर लूँगा, बता भी देंगे भाई किसका आंसर सही है किसका। तो ये आज मैं करने वाला हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दैट। तो इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग का सेशन आपका होने वाला है, उसके अंदर में मैं बताऊंगा आप कैसे रूपरेखा बना सकते हो, क्या करोगे। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना है। देखो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रो की, इंट्रो के बाद हम बात होगी बॉडी, और बॉडी के बाद क्या होगा कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। इंट्रो में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो पहले तो आप स्टार्ट क्या किससे करते हैं हम दोस्तों, कीवर्ड। कीवर्ड क्या है हमारे पास, कीवर्ड यही है कि सरकार ने अभी अभी क्या किया है, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताओगे कि अभी अभी हाल ही में हुआ है, करंट न्यूज है, करंट न्यूज को एलोबरेट करते हुए बताओगे आप, ठीक है। इसके बारे में बताओगे मोटा मोटा बात कि किस प्रकार से, इसने बोला ना कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करती है, तो यहीं पर आप क्या करोगे, आप चुपचाप से सर्कुलर इकोनॉमी को भी यहाँ पे बता दोगे, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है उसको भी एक्सप्लेन कर दोगे, और बता दोगे कि ये जो पॉलिसी आई है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यही आई है। हो गया। अब आते हैं दोस्तों बॉडी के ऊपर। बॉडी में दो बातें पूछी, पहला पूछा आपसे वाई, और दूसरे पूछे हैं कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, ठीक है। सो पहला वाई एंड दूसरा क्या है आपके पास बेनिफिट। तो वाई तो इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि देश के अंदर में पुराने व्हीकल का, जो हमारे ओल्ड व्हीकल है उनका क्या स्टेटस है, ठीक है, ओल्ड व्हीकल का स्टेटस क्या है। आप दोनों चीजों में आप बताओगे, आप प्राइवेट में भी बताओगे और आप पब्लिक में भी बताओगे कि प्राइवेट व्हीकल कितने बड़े ज्यादा है इंडिया में और पब्लिक व्हीकल कितने हैं जो पुराने हैं जिनको जरूरत है बदलने की। और उसके बाद बेनिफिट, इससे लाभ क्या क्या होगा, तो मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल लाभ होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और पर्सनल गेन क्या होगा ये आपको लिखना है। और आखिरी में कंक्लूड करते हुए स्टेटमेंट मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, वी आर गोइंग टू हैव अ आंसर राइटिंग सेशन ऑन ओवर इट। लेकिन ये आंसर राइटिंग सेशन इसके लिए नहीं होगा कि आप बहुत बार बोलते हो ना सर हम आंसर लिख लेते हैं लेकिन दिखाएं कैसे आपको। मैं कह रहा हूं आप लिख के रेडी रखो, ठीक है। ये क्लास हम करेंगे और इस क्लास में जिस भी बच्चे ने आंसर लिखा होगा मैं पर्सनली उस आंसर को चेक भी करूंगा क्लास के अंदर में, ठीक है। जितने भी बच्चे उसको लिखेंगे मैं उनके ऊपर में रिमार्क भी दूंगा। प्लस क्लास, ये सॉरी स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी के ऐप पे, कितने बजे होगी ये भी आपको पता चल जाएगा। जस्ट इस क्लास के बाद ही मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिस दे दूंगा, टेलीग्राम पे मैं क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा। तो पूरे क्वेश्चन को आपको लिखना है, जिस फ्रेमवर्क में मैंने बताया उस फ्रेमवर्क में ढालना है। देखते हैं दोस्तों आप कितना अच्छा आंसर लिखते हो इसके ऊपर, ठीक है। कोशिश करना बढ़िया आंसर लिखने की, और आज मैं आपके आंसर को चेक भी कर दूंगा, ठीक है। एस्पिरेंट यार ये क्लास आज ही होगी, ऑब्वियस बात है, ये क्लास होगी आपका 6 बजे 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ये क्लास होगी, 5 o'clock के बाद ये क्लास होगी, ठीक है। सो तैयार रहना आप। दूसरी बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप आंसर लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। एंड गाइज डेली ना यार इन क्वेश्चन की, अभी तो चलो ठीक है आपने इस वीडियो में देख लिया, बाद में आप कैसे करोगे, ठीक है। बाद में किसी बच्चे को ऐसे आंसर लिखने हो तो वो कैसे करेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं डेली ना, डेली यार आपके मैं आंसर ये एक वीडियो बना के पोस्ट करता हूं। रिक्वेस्ट है यार आपसे उस वीडियो को एक बार देखा करो, लाइक एक बार देखो मत, चलो ठीक है ओपन करके लाइक कर दिया करो, ठीक है। इससे क्या होगा, एक मुझे बूस्ट मिलेगा, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और हम भी चाहते हैं इस इनिशिएटिव को आगे लेके जाए, अपना भी आंसर राइटिंग सेशन आगे जाए। आप अलग अलग जाके अलग अलग साइट से अलग अलग जगहों से आप आंसर राइटिंग करते हो, बट हम अपने यहीं पे आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो, ठीक है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट की जाइए और एक बार इसको आप फॉलो करना है, सभी बच्चों को एक बार इस पे देखना है, ट्राई टू राइट अ गुड आंसर ओवर इट, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।